ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज 23 अगस्त शुक्रवार एलियन रोमिलस थिएटर में रिलीज हुई है। आज सुबह सबसे पहले मैंने इसका इंग्लिश वर्जन देखा, हिंदी में भी ये फिल्म रिलीज हुई है और हिंदी में भी मैं इसे देखने वाला हूँ। पर आज सुबह सबसे पहले अंग्रेजी में देखने का कारण ये था कि देखिए इस सीरीज की जो प्रोमीथियस फिल्म है उस फिल्म की शुरुआत में कई सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस का उल्लेख किया गया है, प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख किया गया है। और मैंने देखा है, अब प्रोमीथियस को तो जितना मुझे याद है हिंदी में डब नहीं किया गया, परंतु कई सारी हॉलीवुड की फिल्मों में जहाँ पर कुछ प्राचीन सभ्यताओं के नामों का उल्लेख होता है या पेगन शब्द का जो उल्लेख होता है, उपयोग किया गया होता है, या फिर डेविल वर्शिपर्स जैसे शब्दों का जो उपयोग होता है, उनको हिंदी में डब करते समय वो कुछ और ही ट्रांसलेट कर देते हैं पूरा अर्थ ही चेंज कर देते हैं। भाई पेगन शब्द या फिर डेविल वर्शिपर्स, आइडल वर्शिपर्स, ऐसे शब्दों का जहाँ उपयोग होता है उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है उन शब्दों के उपयोग के पीछे का। तो हिंदी डबिंग करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर चलिए, अभी तो मैंने हिंदी में इसे देखा नहीं है और ना ही इस फिल्म में यानी एलियन रोमिलस में किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का कोई उल्लेख है प्रोमीथियस की तरह, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब एलियन रोमिलस एलियन फिल्म सीरीज की 7वीं फिल्म है और अगर क्रॉसओवर फिल्मों को भी हम इसमें जोड़ दें यानी एलियन वर्सेस प्रेडेटर जो 2 फिल्में आई हुई है, तो ये 9वीं फिल्म हो जाएगी पूरी एलियन फिल्म सीरीज की। अब जो मूल एलियन फिल्म सीरीज है क्रॉसओवर फिल्मों को छोड़ करके उसमें 4 मुख्य फिल्में हैं, एलियन, एलियंस, एलियन 3 और एलियन रिजरेक्शन, और 2 प्रीक्वल फिल्में हैं, प्रोमीथियस और एलियन कॉवेनेंट। और इन 6 की 6 फिल्मों का हमने रिव्यू किया हुआ है। और 2 क्रॉसओवर फिल्मों के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, एलियन वर्सेस प्रेडेटर की 2 फिल्में हैं। अब ये जो एलियन रोमिलस है ये ना प्रीक्वल है ना ओरिजिनल फिल्म सीरीज का सीक्वल है, ये इसे इंटरक्विल कहा गया है। यानी जो मूल सीरीज है उसके बीच में इसकी कहानी स्थित है। मतलब पहली एलियन फिल्म और जो दूसरी फिल्म है एलियंस, इन दोनों के बीच इसकी कहानी स्थित है, इसी कारण से इसे इंटरक्विल कहा गया है। पहली फिल्म के डायरेक्टर रिडली स्कॉट थे और दूसरी फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन थे। तीसरी फिल्म को डेविड फिंचर ने डायरेक्ट किया था और रिडली स्कॉट उन्होंने प्रोमीथियस और एलियन कॉवेनेंट को भी डायरेक्ट किया हुआ है। और अगर आपने पूरी एलियन फिल्म सीरीज नहीं देखी हुई और आप एलियन रोमिलस देखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि देख सकते हैं। बस बेसिक थोड़ी सी कुछ जानकारी, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। और अगर वो बातें आपको जाननी है तो आप मेरी इन 6 की 6 फिल्मों के रिव्यू अवश्य देखना। एलियन फिल्म सीरीज़ की सभी फिल्मों के मैंने रिव्यू किए हुए हैं और मुझे पर्सनली एलियन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और प्रोमीथियस, ये तीनों पार्ट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और प्रोमीथियस तो सबसे ज़्यादा पसंद है, इस पूरी सीरीज़ की सबसे बेस्ट फिल्म है। और पूरी सीरीज़ की ही नहीं, अब तक की बनी हुई सबसे बढ़िया, वन ऑफ द नहीं, सबसे बढ़िया साइंस फिक्शन फिल्म हम कह सकते हैं प्रोमीथियस को, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो ये 6 फिल्मों के रिव्यू अवश्य देखना, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। संक्षेप में अगर 1-2 लाइन में बताना हो तो देखिए, ये पूरी की पूरी फिल्म सीरीज़ लेफ्ट की विचारधारा पर आधारित है, जहाँ पर मुख्य विलन कंपनी है, एविल कॉरपोरेट, वेलेंड युतानी कॉरपोरेशन उसका नाम है। अब ये कंपनी अमेरिका की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट और यूएस मिलिट्री, ये तीनों यहाँ पर मुख्य विलन है। एलियन विलन नहीं है यहाँ पर मतलब ठीक है वो क्रूर है वगैरह, परंतु भाई वो तो अपने अपने प्लेनेट पर है ना, वहाँ पर उंगली करने के लिए तो ये वेलेंट कॉरपोरेशन, यूएस गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव यूएस गवर्नमेंट और यूएस मिलिट्री, ये वहाँ पर गए हुए हैं ना। तो मेन विलन ये तीनों है यहाँ पर, और उसमें भी एविल कॉरपोरेट, वेलेंट युतानी कॉरपोरेशन सबसे मुख्य विलन है। अगर आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे ना तो एलियन शब्द की अपेक्षा भी आपको कई गुना ज़्यादा कंपनी शब्द का उल्लेख देखने को मिलेगा। वेलेंट युतानी कॉरपोरेशन, कंपनी 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 ने ये कहा, कंपनी ने वो कहा, कंपनी ने ऐसा किया है, कंपनी ने ये ऑर्डर्स दिए हैं, कंपनी के ऑर्डर्स को मुझे फॉलो करना है। कंपनी शब्द का उल्लेख आपको जगह जगह पर बार बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो ही यहाँ पर मुख्य विलन है, एविल कॉरपोरेट। तो स्वाभाविक सी बात है, ये लेफ्ट की विचारधारा पर ही आधारित है। इवन जो इसका सेकंड पार्ट है एलियंस, जिसे जेम्स कैमरॉन ने डायरेक्ट किया है, उन्होंने उस फिल्म में वियतनाम वॉर को एक एलिगरी के रूप में उपयोग किया है, यानी एक प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक वे में वियतनाम वॉर का उपयोग किया है। मतलब एक अमेरिकन सोल्जर्स ने किस प्रकार से
वियतनाम में अन्याय अत्याचार वगैरह किया, और परंतु फिर भी वियतनाम जिनके पास में कुछ भी ऐसे हथियार वगैरह नहीं थे, उन्होंने कैसे फाइट बैक किया, अमेरिकन सोल्जर्स को भगाया वगैरह वगैरह। तो उसको एक एलिगरी के रूप में सिंबॉलिक वे में एलियंस यानी सेकंड पार्ट में जेम्स कैमरॉन ने यूज़ किया था। और उस समय अमेरिका के जो कंजर्वेटिव्स थे, जो राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट वगैरह थे, उन्होंने काफ़ी आलोचना भी की थी जेम्स कैमरॉन के उस स्टेटमेंट की। इस पर आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जेम्स कैमरॉन ने उस समय क्या क्या कहा था। अगर आप पढ़ने की मतलब समय नहीं है तो आप मेरा एलियन फिल्म सीरीज़ का रिव्यू देख लेना, वहाँ पर मैंने जेम्स कैमरॉन का वो स्टेटमेंट वगैरह भी दिखाया हुआ है। मतलब सारी की सारी फिल्में तो मैं वेल मेड नहीं कहूँगा। थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है इसका, एलियन 3 और एलियन रिजरेक्शन, बहुत ही ज़्यादा ख़राब बनी हुई फिल्में हैं। हालांकि एलियन रिजरेक्शन को हम एक साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म की तरह देख सकते हैं, एक गिल्टी प्लेजर की दृष्टि से। सच में मजाक है वो फिल्म, और मजाक की दृष्टि से ही आप देखना चाहे तो एलियन रिजरेक्शन को देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज एक तरफ और एलियन रिजरेक्शन दूसरी तरफ है। मतलब उसका कोई तालमेल ही नहीं बैठता इस पूरी सीरीज के टोन के साथ में, कुछ अलग ही चल रहा है उसका। लिटरली एक कॉमेडी फिल्म बना करके रख दी, स्पूफ पैरोडी कह सकते हैं एलियन रिजरेक्शन को हम। और बाकी प्रोमीथियस का तो कहना है क्या भाई, मतलब भाई मैं बता नहीं सकता कितनी बढ़िया वो फिल्म है प्रोमीथियस। तो ये हो गई ऊपर ऊपर से इस सीरीज़ की जानकारी। और थोड़ा सा एलियन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर फेसहगर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एलियन लाइफ फॉर्म है, पैरासाइट कह सकते हैं, और वो किसी भी ह्यूमन बॉडी के मुंह पर चिपक जाता है। उसके शरीर में कुछ ऐसे ही अवयव होता है, वो मुंह में अंदर तक डाल देता है, पूरा अंदर तक, लगभग पता नहीं इतना बड़ा वो मुंह में वो डाल देता है फेस पर ऐसे चिपकने के बाद में, और ब्रीड करता है वहाँ जा करके उस ह्यूमन बॉडी को वो इम्प्रेग्नेट कर देता है। मतलब अब क्या कहो, इम्प्रेग्नेट मतलब उसको प्रेग्नेंट कर देता है, गर्भवती कर देता है, जो भी वो मेल है फीमेल इससे कोई फ़र्क नहीं है, वो किसी की भी मुंह में चिपक कर उसको वहाँ पर वो ब्रीड करता है कुल मिलाकर। और जो जेनोमॉर्फ है यानी जो एलियन है, जिसे परफेक्ट ऑर्गेनिज्म इस पूरी सीरीज़ में कहा गया है, एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म उसको उन्होंने कहा है, जीव कहा है, वो छाती फाड़ करके बाहर निकलता है। और ये जो चेस्ट बस्टर सीन है ये आपको एलियन फिल्म सीरीज़ में देखने को मिलेगा जगह जगह पर। ये इसका प्रमुख आकर्षण भी कह सकते हैं। पहले पार्ट में भी ये सीन था, और यहाँ पर एलियन रोमुलस में भी उस सीन को उन्होंने दिखाया है, और बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। हालांकि उतना ज़्यादा वायलेंट मैं नहीं कहूँगा एलियन रोमुलस को, जितना होनी चाहिए थी ये फिल्म, परंतु हाँ ये सीरीज़ हमें डराती है, चौंकाती है, थ्रिल करती है। बहुत बहुत ज़्यादा मुझे एलियन रोमुलस पसंद आई। क्या प्रोमीथियस की जितनी पसंद आई? तो देखिए ओवरऑल एक्सपीरियंस के अनुसार तो मैं कहूँगा कि हाँ मैंने इस फिल्म को बहुत एंजॉय किया, बहुत मुझे पसंद है एलियन रोमुलस। परंतु प्रोमीथियस स्पेशल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर और भी कई सारे अलग अलग थीम्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया है, बहुत सारे अलग अलग सब प्लॉट से वहाँ पर, और एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस प्रोमीथियस हमें देती है। अब एलियन रोमुलस बहुत बढ़िया फिल्म है, विजुअल्स बहुत बढ़िया थे, डराती भी है हमें, एक परफेक्ट साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म हम इसे कह सकते हैं, कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। कई सीन्स ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल सांसें थाम कर हम उस सीन को देखते हैं। बस कमी यह है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें सिमिलर लगती है जो हमने इससे पहले देखी हुई है। ये केवल एक एलियन रोमुलस की कमी है, परंतु डिसअपॉइंट तो कहीं से भी नहीं करती, और डेफिनेटली इसे थिएटर में देखा जा सकता है सीरियसली। मतलब फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी हाथ में मत लेना, और जो इतने भी एलियन के सीन है ना वो आपको सच में डराएंगे। और अगर आपने नहीं देखी हुई इससे पहले कोई भी एलियन फिल्म, तब तो आप और भी ज़्यादा इसे एंजॉय करेंगे। और वैसे भी कुछ ज़्यादा आपको इस सीरीज़ के बारे में पता होने की आवश्यकता है ऐसा मुझे नहीं लगता, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में वेलेनित्यानी कॉरपोरेशन के बारे में भी बताया गया है। उन्होंने कैसे कैसे अलग अलग प्लैनेट्स पर अपनी कॉलोनीज़ बना करके रखी है ये भी उन्होंने बताया है। और फिल्म में जो पूरे नए क्रू मेंबर्स दिखाए गए हैं स्पेसशिप के, हालांकि वो वहाँ पर स्लेव्स है उस वेलेनित्यानी कॉरपोरेशन के उस कॉलोनी पर, और वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए वो काम करने के लिए गए हुए होते हैं, जिसके बाद उनको ट्रैवल परमिट दे करके वो ये एविल कॉरपोरेट उनको वहाँ से जाने देता है। परंतु किसी कारणवश ये उनको हमेशा के लिए अभी ये कॉरपोरेशन उनको इन गुलामों को गुलाम बना करके रख रहा है, उन्हें ट्रैवल परमिट नहीं दे रहा, वहाँ से बाहर जाने नहीं दे रहा ये वेलेनित्यानी कॉरपोरेशन। जो फिल्म की लीड कैरेक्टर है रेन जिसका नाम है, वो वहाँ से बाहर जाना चाहती है अपने माने हुए भाई के साथ में, एंडी जिसका नाम है, जो उसका बायोलॉजिकल भाई नहीं है क्योंकि वो खुद ही कोई मनुष्य नहीं है, वो एक वेलेनित्यानी सिंथेटिक उसे कहा गया है, यानी प्रोग्राम किया हुआ है,
है तो थोड़ा मनुष्य जैसा ही शरीर, परंतु ओवरऑल एक क्या रोबोट कह लीजिए, जो भी सिंथेटिक, उसको कम से कम उन्होंने एंडी को कहा है, प्रोग्राम किया हुआ है वो। तो रेन वहाँ से निकलना चाहती है कैसे भी करके, परंतु वेलेंट-युतानी कॉरपोरेशन उन्हें नहीं निकलने दे रहा। और ये जितने भी गुलाम के जैसे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर नारेबाजी वगैरह भी कर रहे हैं फिल्म की शुरुआत में कि ये कॉरपोरेशन, ये कंपनी हमें जाने नहीं देगी, ये हमें स्लेव बना करके रख रहे हैं वगैरह वगैरह। ये नारे भी हम वहाँ पर शुरुआत में सुनते हैं। और फिर ये रेन, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है टाइलर, उनकी एक टोली दिखाई गई है, ये सब मिल कर के बाहर निकलना चाहते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ऊपर एक स्पेसशिप आई हुई है जिसे छोड़ दिया गया है, यहाँ उसमें कुछ तो हुआ था, अभी उसमें कोई भी क्रू मेंबर्स वगैरह नहीं है, वो स्पेसशिप है ऐसा उन्हें पता चलता है। तो ये तय करते हैं कि चलो हम यहाँ से निकलते हैं, स्पेसशिप पर जाते हैं और यहाँ से हम चले जाएंगे। अब जाने के लिए 9 वर्ष उन्हें लगने वाले होते हैं उस दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए। और ऑब्वियसली फिर इतने समय के लिए कोई खाने पीने की सामग्री तो होगी नहीं उनके पास में। तो जो क्रायोपॉड्स होते हैं ना, क्रायो चेम्बर्स वगैरह, जिनमें वो सो करके क्रायो स्लिप में वो फिर दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, तो वो उन्हें चाहिए होते हैं और वो होते हैं उस स्पेसशिप पर। तो ये लोग वहाँ से निकलते हैं, स्पेसशिप पर जाते हैं और उसके बाद क्या होगा वो कोई भी आराम से गेस कर सकता है। ऑब्वियसली वहाँ पर फिर ये जेनोमॉर्फ्स आएंगे और उससे ये लोग कैसे बचते हैं, वो एक एक करके कैसे सबको मारेगा, उनमें से अंततः कौन बचेगा ये भी हम आराम से गेस कर सकते हैं। तो यही कुल मिलाकर इसकी कहानी है। बात वही है कि पुरानी फिल्मों की जो टिपिकल थीम है वही उन्होंने यहाँ उठाई है, परंतु फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है, आपको एंगेज रखती है शुरुआत से अंत तक। कई सारे सीन्स हमें डराते हैं, सरप्राइज करते हैं, तो कहीं से भी डिसअपॉइंट तो ये फिल्म हमें नहीं करती है। और इसके को राइटर और डायरेक्टर है फेड अल्वारेज, जो इससे पहले 2013 की एविल डेड, 2016 की डोंट ब्रीथ और 18 की द गर्ल इन द स्पाइडर्स वेब, इन 3 फिल्मों को वो इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं। यानी हॉरर फिल्मों का उन्हें अनुभव है और इसी कारण से ये फिल्म हमें वो जो हॉरर एक्सपीरियंस है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से दे पाती है। और हाँ, एक और क्रीचर आपको फिल्म में देखने को मिलने वाला है जेनोमॉर्फ के अलावा, जो इस कंपनी का मेन गोल रहा है कि उन जेनोमॉर्फ्स को पृथ्वी पर लेकर के आना, वॉर में वगैरह मिलिट्री के साथ में उपयोग करना अपने शत्रु के विरुद्ध, और इसके साथ में ही उसकी स्टडी करके फिर यहाँ पर ह्यूमंस को अपग्रेड करना, ये भी इस कॉरपोरेशन का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। तो उस लाइफ फॉर्म को भी वो फिल्म के एंडिंग में दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो एक रुक का कैरेक्टर है, जो हमने ओरिजिनल फिल्म में ऐश का पात्र देखा था ना, वो जो उस फिल्म में भी, ओरिजिनल फिल्म में भी जो सिंथेटिक ही था, एक रोबोट की तरह ही था, तो सेम वही रोबोट नहीं परंतु उसके जैसा दिखने वाला एक और सिंथेटिक साइंस ऑफिसर जिसे कहा गया है ना, वैसा भी एक पात्र फिल्म में है, जो मेरे अनुसार CGI के माध्यम से ही उन्होंने शायद फिल्म में क्रिएट किया था। पर जो ओरिजिनल फिल्म के एक्टर है बिल्कुल उनकी तरह ही, इयान होम जिनका नाम था, तो उनकी तरह ही वो पात्र यहाँ पर फिल्म में दिखता है। मैं एलियन रोमिलस को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ए सर्टिफिकेट के साथ इसे भारत में थिएटर में रिलीज किया गया है। हालांकि मुझे तो फिल्म में ए सर्टिफिकेट जैसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि फिल्म में कोई सेक्स नहीं थी, न्यूडिटी नहीं थी और वायलेंस, मतलब अब एलियन है वो सबको मार रहा है तो ठीक है, मतलब इसमें कोई ऐसा इतना ए सर्टिफिकेट जैसा तो मुझे कुछ नहीं लगा। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।